हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। तो फ्रेंड्स, कल मैंने EVS की मैराथन क्लास आपको अपडेट कर दी थी, जिसमें सीटेट के जो दिसंबर का आने वाला एग्जाम है उसमें से कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CDP मिस पैडोलॉजी की अपनी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास है हमारी ये। इसमें हम बाल विकास को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में। और इसमें मैंने मोस्टली वही पॉइंट्स डाले हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉल वर्क। कॉल वर्क के हम बाल विकास के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ भी फ्रेंड्स कॉल वर्क के बारे में बात होगी वहाँ आप नैतिक विकास समझेंगे। जहाँ भी कॉल वर्क के बारे में बात होगी वहाँ आप किसके बारे में जानेंगे? जहाँ भी इनका नाम आएगा वहाँ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में नैतिक विकास आ जाना चाहिए, कॉल वर्क का नाम सुनकर या देखकर। तो नैतिक विकास की अगर हम बात करें, कॉल वर्क में 3 अवस्थाएं बताई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी सीटेट का एग्जाम होता है तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिएगा, तो सबसे पहली जो कंडीशन इन्होंने बताई है, जो अवस्था बताई है, उसका नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है ये 3 से 10 साल तक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जब बच्चा 3 से 10 साल के बीच का होता है तो इस कंडीशन में हम बच्चे को दंड देते हैं, उसके माध्यम से बच्चे को थोड़ा सा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि जो ये दंड वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, ये आपको वहाँ प्रयोग नहीं करना है। लेकिन पूर्व परंपरागत अवस्था में हम बात करते हैं कि बच्चे को हम डरा धमका के अपना काम करवाते हैं, उसको पुरस्कार के बहाने उसको प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। यहाँ बच्चे को डर होता है, भय होता है, आज्ञाकारिता मीन्स उसे आज्ञा मानने के लिए बच्चे को मतलब प्रेरित करते हैं कि वो बड़ों का कहना माने। तो यहाँ जो हम बच्चे से कार्य करवाते हैं वो इन माध्यम के जो दिए हुए पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से करवाते हैं, चाहे वो दंड हुआ, आज्ञाकारिता हुआ, पुरस्कार हुआ, पुनर्बलन हुआ, डर हुआ, भय हुआ, बड़ों का दबाव हुआ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन सी कंडीशन के, कौन सी अवस्था के अंदर आएंगे, ये एग्जाम में पूछता है। तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था के अंडर में आएंगे। और इसका आपको ईयर भी याद रखनी है कि ये कौन कौन सी ईयर के बीच में होती है। तो ये 3 से 10 साल के बीच में होती है। हालांकि जो ये दंड पॉइंट है, आज्ञाकारिता है, डर है, भय है, ये अगर पैडागोजी में कहीं भी यूज होंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट्स होगा। लेकिन मैं ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जो सेकंड कंडीशन थी वो थी परंपरागत अवस्था, जो कि 10 से लेकर 13 साल के बीच में होती है। यहाँ जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये समाज के अनुरूप कार्य करने लग जाता है। यहाँ बच्चे को उत्तम लड़का या फिर उत्तम लड़की बनने की तरफ प्रेरित होता है। मीन्स अपने आप को समाज में थोड़ा सा श्रेष्ठ दिखाने की बच्चा कोशिश करता है। यहाँ बच्चा क्या करता है, थोड़ी सी परंपराएं जो होती हैं उनको मानने लगता है अपने आप। थोड़ा सा वो सामाजिक नियमों की तरफ भी प्रेरित होने लगता है। मीन्स समाज में थोड़ा थोड़ा बच्चा ढलना शुरू हो जाता है। और जो थर्ड जो कंडीशन इन्होंने बताई थी, जो कि परंपरागत अवस्था है, ये 13 से लेके जब तक बच्चा वयस्क होगा, अडल्ट होगा, तब तक कौन सी अवस्था होगी, वो होगी परापरंपरागत अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा समाज के कल्याण के बारे में सोचने लग जाता है कि समाज का कल्याण कैसे होगा। जो संवैधानिक जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको बच्चा मानने लग जाता है कि मीन्स क्राइम नहीं करना, चोरी नहीं करनी है, रोड पे चलेगा तो उसके नियमों का पालन करेगा। व्यापक विचार उसके अंदर आने लग जाते हैं और निर्णय लेने में उसे मैच्योर हो जाता है। मीन्स परिपक्वता आ जाती है। मीन्स बच्चा समझने लगता है क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसके लिए गलत है, किस चीज़ को उसे फॉलो करना है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो परंपराओं से ऊपर भी उठकर सोचने लग जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, और जो नैतिक तर्कड़ा का जो विकास होता है वो 3 वर्ष तक नहीं होता। ये कॉलर का स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा आप इसे भी याद रखिएगा कि जो नैतिक तर्कड़ा होती है उसका विकास कितने वर्ष तक नहीं होता, 3 वर्ष तक नहीं होता। 3 वर्ष के बाद इसका विकास होना आरंभ होता है। आई थिंक ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि कॉल वर्क ने अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पूर्व परंपरागत अवस्था 3 से 10 साल, परंपरागत अवस्था 10 से 13 साल और परापरंपरागत अवस्था 13 से वयस्क। नेक्स्ट अगर हम इनके चरण की बात करें कि कॉल वर्क ने नैतिक विकास के कितने चरण बताएं, कितने स्टेप्स बताएं,
तो वो 6 स्टेप्स बताएं, इनको थोड़ा सा आपको देख लेना है। सबसे पहला आत्म केंद्रित निर्णय बताया इन्होंने, मीन्स यहाँ जो बच्चा होता है वो व्यक्तिगत और विनम्र तरीके से अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीकरण बताया है। ये स्टेप आपको याद करने, ये मैं बताता चलूंगा किस चीज को आपको देखना है किस चीज को ना देखना है। ये 6 स्टेप्स हैं, इनको बस थोड़ा सा आप एक नजर में डाल लीजिएगा। थर्ड वन यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण हो गया, परस्पर एक रूप उन्मुखीकरण हो गया, मतलब अच्छे अंतर व्यक्ति संबंध बनाता है बच्चा। अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण हो गया, सामाजिक अनुबंधन हो गया, व्यक्तिगत अधिकार अधिनियम हो गया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि नैतिक विकास के कितने सिद्धांतों के कितने चरणों के बारे में कोलबर्ग साहब ने बात की है। तो 6 चरण के बारे में बात की है। और कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। और जहां पे कहीं भी कोलबर्ग का नाम आएगा तो वहां आप नैतिक विकास समझेंगे या फिर नैतिक तर्कड़ा। और इनका ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखिएगा कि नैतिक तर्कड़ा का विकास कितने वर्ष तक नहीं होता है, तो वो 3 वर्ष तक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बायगॉट्स्की साहब की। तो जहां कहीं भी सांस्कृतिक विकास हो या समाज की बात हो या फिर सामाजिक कार्य की बात हो, जहां बच्चे आपस में अंतःक्रिया कर रहे हों, परस्पर जुड़े हुए हों, सामूहिक तरीके से बात हो, समूह की बात हो, तो वहां ये वर्ड्स, ये मैंने कीवर्ड्स आपको लिख रखे हैं, जहां कहीं भी ये वर्ड्स का यूज होगा वहां ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कौन आएंगे? बायगॉट्स्की साहब आएंगे। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह से पेडागोजी में आपको लैंग्वेज बेस्ड पेपर मिलेगा। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको डिट्टो पेपर में देखने को मिलेगी, मीन्स वहाँ पेडागोजी आएगी। और जो ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए एक विशेष कारगर साबित होंगे, ठीक है, मीन्स मील का पत्थर साबित होंगे। जहाँ कहीं भी ऑप्शन में आप देखेंगे समाज की बात हो रही है, परस्पर अंतःक्रिया की बात हो रही है, सामूहिक ग्रुप की बात हो रही है या फिर सामाजिक कार्य की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ आप किसका प्रयोग कर देंगे? बायगॉट्स्की का कर देंगे। चाहे वो किसी कथन में हो, चाहे किसी बच्चे के बारे में बताया जा रहा हो या आपसे कोई इनके बारे में पूछ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और बायगॉट्स्की साहब का एक जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि बच्चे के प्रत्येक विकास में तथा अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है। तो मैंने ये आपको कीवर्ड्स में पहले ही बता दिया कि जहाँ कहीं भी समाज आएगा या फिर परस्पर क्रिया आए, अंतःक्रिया है, तो वहाँ आप बायगॉट्स्की लगाएंगे। अब चाहे तो ये आपको कथन दे के पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, या फिर बायगॉट्स्की का नाम देगा, आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा कथन बायगॉट्स्की ने दिया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी कथन में आपको ये वर्ड्स मिल जाए, समाज वाला, ठीक है, या सांस्कृतिक वाला, परस्पर अंतःक्रिया, सामूहिक, तो वो कथन किसका हो जाएगा? बायगॉट्स्की का होगा। आई थिंक ये वाला पेज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा निहितार्थ की बात कर लेते हैं कि इससे क्या कंक्लूजन निकला। तो देखिएगा, इससे सहयोगात्मक समस्या समाधान, बच्चा क्या करता है? अपने समूह का बच्चा सक्रिय सदस्य किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। और जो बच्चा होता है वो अपनी समस्या का समाधान अगर क्लास में बैठा हुआ है, कक्षा में, तो वो समूह में करेगा। मीन्स जब बच्चा समाज में होगा, जब परस्पर अंतःक्रिया करेगा, तो उसका जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो बेहतरीन होगा बजाय उस बच्चे के जो बच्चा घर में रहता होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य कब होता है? तो वो किशोरावस्था में होता है, जब वो अडल्ट होता है, जब वो 15-16 साल का होता है, तो वो अपने क्या करता है? अपने समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, एक्टिव मेंबर हो जाता है। मिस दोस्तों के साथ उठना बैठना, कोई भी बात हो, मिस दोस्ती में वो इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है। और विकास की बाल्यावस्था को गिरोह अवस्था माना जाता है। एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि बताइए विकास की बाल्यावस्था को या फिर विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको गिरोह अवस्था कहा जाता है या गैंगेज कहा जाता है? तो वो हमारी, उसका आंसर होगा बाल्यावस्था। जब बच्चा छोटा होता है तो वो दोस्तों के साथ ही उठना बैठना, खेलना कूदना, खाना पीना बड़ा पसंद करता है। मीन्स उसे दोस्त अब बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, गैंग एज में किशोरावस्था मार देते हैं और सक्रिय सदस्य में बाल्यावस्था मार देते हैं। तो ऐसा आपको करना नहीं है। और ये पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप कभी भी बोर नहीं होगे और सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी में मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के इसको सुनेंगे। तो
क्योंकि और सब्जेक्ट में क्या आपको रटना पड़ता है, बट इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है और बहुत सिंपल है। की टर्म्स जो भी मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा और इससे आसानी से आप 110 115 प्लस मार्क्स आराम से आप गेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है सीटेट में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिकरण की अगर बात करें, अब समाज की बात होगी तो आप मुझे ये बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि समाज के बारे में किसने बताया था। मैं ऊपर ये आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, समाज के नियमों या मापदंडों के साथ समायोजन या अनुकूलन कर लेना ही सामाजिकरण है। मीन्स समाज के जो नियम है उनमें ढल जाना, तो उनके साथ में ढल जाना ही क्या है, सामाजिकरण है। लोगों से मिलना, बातचीत करना, समाज के अनुरूप चलना। और समाज क्या है कि समाज एक लोगों का समूह है जो हमारे आसपास रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है अक्सर, क्या बच्चे के सामाजिकरण में किसकी भूमिका होती है। सबसे पहले तो वहाँ आप ऑप्शन में लगाएंगे परिवार, और अगर पास पड़ोस दे रखा है तो उसके बाद परिवार, फिर उसके बाद पास पड़ोस लगाएंगे। प्राइमरी नंबर पे बता रहा हूँ मैं सबसे पहले। और दूसरे नंबर पे पूछे कि बताओ बच्चे के सामाजिकरण में दूसरे नंबर पे किसकी भूमिका होती है, तो उसके बाद आप लगाएंगे विद्यालय एवं मीडिया। मीडिया में हमारी टेलीविज़न, अब रेडियो का इतना प्रचलन नहीं रहा है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो उसमें मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चा खुद से ही मौखिक संवाद बातचीत करता है उससे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें जब बच्चा खुद से ही अपने आप बातचीत करता है, मान लीजिए कोई काम बच्चा करने जा रहा है, उससे बिगड़ जाता है, कहता है ओ सेट यार ये ऐसे कैसे हो गया। मीन बच्चा खुद से ही बात करने लग जाता है। बचपन में आप लोगों ने भी की होगी, मुझे पता है। तो देखिए बाइगोट्स्की साहब उसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो वाइगोट्स्की, आगे वाह आ रहा है ना, तो वाह से आप रिलेट करते हैं व्यक्तिगत, इसमें भी वाह आ रहा है। अगर आपसे पूछे बताओ व्यक्तिगत वार्ता किसने बताया है बच्चे को स्वयं बातचीत करने को, तो उसमें आंसर आप टिक करेंगे वाइगोट्स्की। और अहम केंद्रित वार्ता पूछे तो वो वहाँ आप जीन पियाजे लगाएंगे। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा, जीन पियाजे उनको अहम है, उन्हें अहंकार है। जीन पियाजे को बहुत ज़्यादा अहंकार है, ठीक है। तो अहंकार से अहम केंद्रित वार्ता आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बुद्धि की, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, बुद्धि बहुआयामी होती है। बहुआयामी मीन्स समूह होती है, समुच्चय होती है। बुद्धि के बारे में अगर कोई भी कथन आता है पेपर में और वहाँ इन टर्म्स में कोई भी वर्ड मिल जाए, चाहे बहुआयामी मिल जाए वो वाला आप टिक कर देंगे, या फिर समूह वाला मिल जाए, या फिर समुच्चय वाला मिल जाए, तो ये आप वहाँ टिक करेंगे उस ऑप्शन को। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते चलिएगा। मैं तो कहता हूँ इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्रॉपर वीडियो के साथ में ही, और उसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने आपको बोल रखा है जैसा कि पेडागोजी इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा आपको भी अब लग रहा होगा। आगे जैसे जैसे हम चलेंगे बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि इसमें पूरा बच्चे के बारे में बातचीत की गई है, उसका नाम ही है बाल विकास। और हम सब भी एक बच्चे वाली कंडीशन से आगे बढ़ के आए हैं, और इसमें कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़े से मैं आपको बताता चलूँगा, उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये बिने का एक कारक सिद्धांत है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बिने ने दिया। तो आप देख सकते हैं बिने 2 वर्ड से बना है, और एक कारक सिद्धांत पूछा है तो वो बिने हो गया। द्विकारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखो द्विकारक मतलब 2 वर्ड के नाम से बना है, जिसका नाम है स्पीयर मैन। स्पीयर एक वर्ड हो गया, मैन दूसरा वर्ड हो गया, तो 2 वर्ड हो गए। 2 वर्ड से कौन सा सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ये इसकी ट्रिक मान के चलिएगा आप। और बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको आप थोड़ा सा नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला देख रहे हैं ना, ये तो है ही है, ये तो हमेशा आता ही आता है। तो क्या इस फॉर्मूले में अगर आपसे पूछेगा IQ आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको मेंटल एज मान के चलिए, आपको मेंटल एज 2 दे रखी है, और जो उसकी वास्तविक एज है वो मान के चलिए 5 दे रखी है। आपसे पूछा IQ बताओ, तो आप IQ कैसे बताएंगे, तो मेंटल एज को ऊपर रखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से 100 कट, 5 2 जा 20 मीन्स 22 जा 40, तो IQ लेवल कितना निकल के आ गया 40। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। पेपर में आपसे या तो ये फॉर्मूला पूछ लेता है कभी बार, बट हमेशा फॉर्मूला पूछे ये नेसेसरी नहीं है। आपसे क्या करेगा वो,
की वैल्यू दे रखिएगा और आपसे उसका आईक्यू लेवल निकालने के लिए पूछ लेगा, या फिर वास्तविक एज पूछ लेगा, या मानसिक एज पूछ लेगा। नेक्स्ट देखिए विकास के बारे में अब हम बात करेंगे। तो विकास का मुख्य आयाम या प्रकार की बात करें तो विकास 4 प्रकार का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेगात्मक, चौथा संज्ञानात्मक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? जिसमें शरीर का विकास होता है। सामाजिक विकास क्या होता है? जिसमें बच्चा समाज के लोगों के अनुसार उनमें घुलता है, मिलता है, उनसे बातचीत करता है। संवेगात्मक मीन्स उसके इमोशंस के अनुसार वो मानसिक तौर पर कितना उसका विकास हुआ है। और संज्ञानात्मक वो समस्याओं से कितना परे है, मतलब उन्हें कैसे सुलझा सकता है, कैसे किसी भी जो कंडीशन है उससे बाहर निकल सकता है। तो ये 4 प्रकार का विकास है और ये चारों विकास कैसे हैं, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मान के चलिए 4 में से किसी एक चीज़ का अगर विकास नहीं होता है तो समझो बच्चे का बाकी के जो 3 विकास हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो वो शारीरिक विकास है। ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। मीन्स अगर बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पाता तो बाकी के 3 विकास उसके बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। और शरीर का सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, तो इसका थोड़ा सा याद रखिएगा। जब बच्चा शेषवा अवस्था में होता है या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। शेषवावस्था कौन सी होती है? जब बच्चा शिशु होता है, जब उसका जन्म होता है तो वो शिशु अवस्था में होता है। तो आपने देखा होगा जब बच्चा 2 महीने 3 महीने और साल भर का जब बच्चा होता है तो जिस तेज़ी से उसकी शरीर ग्रोथ करता है तो उतना फिर वो बाद में किसी भी अवस्था में इतनी तेज़ी से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखिए, अब बाल विकास के अगर हम सिद्धांत की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बाल विकास के जो सिद्धांत है वो निरंतरता का सिद्धांत है। मीन्स ये लगातार होता रहता है, जो बच्चे का विकास है वो लगातार होता रहता है, मीन्स ये रुकता नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो बच्चे होते हैं वो अलग उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास की गति की भिन्न भिन्न दर, मीन्स जो बच्चे होते हैं उनमें एक साथ विकास नहीं होता, किसी में धीमे होगा, किसी में थोड़ा तेज होगा, किसी में उससे तेज होगा। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, मीन्स जो विकास होता है वो एक रूपता के सिद्धांत की तरफ होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, और विकास की दशा का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसको भी आप देखिएगा। जो विकास है वो किस तरह से होता है इसे आप नोट करिएगा। मस्तिष्कानुमुखी नियम, मीन्स मस्तिष्क सबसे पहले जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है, फिर सिर के बाद में उसके और बॉडी पार्ट्स बनते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए इसका कैसा विकास होता है, ये मस्तिष्कानुमुखी होता है। और दूसरा बात करें निकट से दूर का नियम, इसको फॉलो करता है। मीन्स पहले पास की चीज़ का डेवलपमेंट होगा फिर दूर की चीज़ का होगा। नेक्स्ट बात करें, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। अगर आपसे पूछे बच्चे का विकास किस वजह से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित होता है तो वहाँ आप इसकी हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता एवं वातावरण लगाएंगे। आनुवांशिकता मैं आपको बता देता हूँ, हेरिडिटी क्या होती है, जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे जो जीन्स बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ द हेरिडिटी। हिंदी में उसको आनुवांशिकता बोलते हैं। और वातावरण आप लोग जानते हैं जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो बच्चे के किसी भी बच्चे को विकास को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन में हमेशा आपको प्रायोरिटी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का साथ में है, तो इन दोनों को ही प्रायोरिटी देनी है। अब हम जेंडर वाइज की बात कर लें, लैंगिक मुद्दे की बात कर लें, तो देखिए जहाँ कहीं भी पक्षपात वर्ड आएगा ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो अगर आपसे ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है CDP का और वहाँ अगर पक्षपात आता है तो उस ऑप्शन को आप कभी भी टिक नहीं करेंगे अगर ऑप्शन में पूछा हो तो। और अगर ऑप्शन में नहीं करके पूछा होगा कि बच्चे के विकास में कौन सा ऑप्शन प्रभावित नहीं होता है तो वहाँ आप पक्षपात लगाएंगे। मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में आप पक्षपात डालेंगे और सिंपल पॉइंट में पक्षपात को टिक नहीं करेंगे। और जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, मीन्स इसमें हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई भी ऑप्शन आपको देखने मिलेगा जिसमें लड़का या फिर लड़की के बीच में भेदभाव को दर्शाया जा रहा हो, मीन्स लड़के को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही हो, लड़की को थोड़ी कम दी जा रही हो, तो उस ऑप्शन को तो आप कभी भूल के टिक करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता।
तो हर बच्चे में एक अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तो हर बार ही पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग, जिसे हम हिंदी में पॉड बोलते हैं या फिर ढांचा बोलते हैं या फिर सहारा देना बोलते हैं। अब ये है क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, और जो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये मान के चलिए मैंने आपके लिए क्रीम में से क्रीम निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे ही नोट्स हैं जिसको पढ़ के मैंने सीटेट में 110 मार्क्स स्कोर किए थे, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो अब आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करें तो किसी कार्य को करने में आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को बड़ों के द्वारा जो दिया जाने वाला सहयोग है या फिर जो मदद है उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, सहारा देना बोलते हैं। इसके और भी वर्ड्स हैं, पॉड है, ढांचा है, बट आप अगर वहाँ एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो आप थोड़ा सा इंग्लिश को थोड़ा सा प्रीफर करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ये एक ही वर्ड है स्कैफोल्डिंग। अब हो सकता है हिंदी में पॉड पूछ ले, ढांचा पूछ ले, तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो साथ में थोड़ा सा इंग्लिश वाले वर्ड्स को भी देखते हुए चलिएगा पेपर में, कभी भी एक लैंग्वेज को वहाँ फॉलो मत करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा की, बच्चा कैसा होना चाहिए। अब ये की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको चाहो तो इसे लिख लो या फिर इसको याद कर लो दिमाग में, क्योंकि यहीं से आपका पूरा पेपर बनता है और यही पॉइंट्स की वजह से पूरा पेपर सॉल्व होता है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं उसी प्रकार सीटेट की जो पैडागॉजी होती है उसमें इन कीवर्ड्स का सबसे बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो बच्चा कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन में आपको दिखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी सिंगल टर्म आपको दिख जाए ना, फटाफट से आंख बंद करके आपको वही मार देना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा सक्रिय होना चाहिए, जहाँ ऑप्शन में सक्रिय दिख जाए लगा दो वही ऑप्शन। केंद्र बिंदु में होना चाहिए, सर्वांगीण विकास बच्चे का अगर जिस ऑप्शन में बात हो रही हो वो लगाएंगे। बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए, स्व अनुशासित होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए, डर से मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे के अंदर आपने इतना डर बिठा दिया कि बच्चे डर के मारे आपसे कुछ पूछे ही नहीं, चुपचाप बैठा रहता है, तो ये चीज़ गलत है एक अध्यापक या अध्यापिका के लिए। तो बच्चा आपकी क्लास में खुद से प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए और अपने आप अनुशासित भी होना चाहिए। मिस बातों ही बातों में आप उसे इतना अनुशासन सिखा दो कि बच्चा अपने अनुशासन में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, और कार्यों में भाग लेने वाला हो, कोई भी एक्टिविटी हो स्कूल में तो बच्चा उसमें अपने आप अपनी मर्जी से उसमें भाग ले, ना कि आपकी डर की वजह से। बच्चे की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, बच्चे का समान अधिकार होना चाहिए और बच्चे का भी कक्षा में सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा है, मान के चलिए आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं और बच्चे से फिर स्कूल में झाड़ू लगवा रहे हैं, मीन्स बच्चे का कोई सम्मान ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा एक छात्र और एक अध्यापक अध्यापिका के लिए। नेक्स्ट देखिए, तो ये की पॉइंट्स हैं, जहाँ भी ये की पॉइंट्स दिखेंगे आंख बंद करके आपको वही ऑप्शन लगा देना है। नेक्स्ट बात करें अब शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। शिक्षक निर्देशक होना चाहिए, मीन्स बच्चे को गाइड करने वाला होना चाहिए। शिक्षक हमेशा गॉड भूमिका में होगा, ना कि फर्स्ट प्राइमरी भूमिका में हमारा बच्चा ही होगा सबसे पहले, और उसके बाद शिक्षक दूसरे नंबर पे आएगा। जहाँ कहीं ऑप्शन में अगर शिक्षक पहले नंबर पे शो कर रहा हो तो वो ऑप्शन गलत होगा। शिक्षक हमेशा कौन सी कंडीशन में आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। शिक्षक सहायता करने वाला होगा, मार्गदर्शक होगा बच्चे के लिए, और शिक्षक बच्चे के लिए आदर्श होगा। मीन्स शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे शिक्षक को फॉलो करें। बच्चे शिक्षक जैसा टीचर होगा वैसे ही उसकी जो एक्टिविटी होंगी उन्हें बच्चे खुद करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए शिक्षक कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक नई चीज़ करके सीखना, सहभागिता या फिर बच्चे को स्वयं करने के अवसर देना, वही प्रगतिशील शिक्षा है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में पहुंच गए, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको बच्चे को मौका देना चाहिए, बच्चा स्वयं चीज़ों को करने के लिए क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। मीन्स बच्चा खुद अंदर से चीज़ों को अपने आप करे, तो वो किस प्रकार की शिक्षा में आएगी, प्रगतिशील शिक्षा में आएगी। मीन्स नए नए तरीके से आप बच्चों को शिक्षा दें, सिखाएं। संज्ञान तथा संवेग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। संवेग क्या होता है, ये इमोशंस होते हैं। अब आप समझ गए होंगे इमोशन जैसे कि बच्चा दुख है, भय है, घृणा है, प्रेम है, क्रोध है, वात्सल्य है, आनंद है, भूख है, आश्चर्य है, ये सब किसके अंदर आएंगे, संवेग मीन्स इमोशंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये संवेग हो गया। दूसरा संज्ञान, संज्ञान को अब जैसे संज्ञान है किसी के मतलब
यहाँ हम बोल सकते हैं संज्ञान मतलब उसके जानकारी में, ठीक है। इसमें एक हमारा वर्ड्स और यूज होता है जिसे हम अभिप्रेरण बोलते हैं, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। अब मोटिवेशन क्या है कि प्रत्येक वो चीज़ जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है वो क्या होता है, वो मोटिवेशन होता है हमारा। ये चीज़ देखी नहीं जाती है। मान के चलिए हमारा पढ़ने का मन है, अब जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा आप नहीं पढ़ेंगे। अब आपको जैसे मोटिवेशन मिला कि भाई हमको ये पेपर निकालना है और सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना है, तो ये आपका मोटिवेशन है, ये अंदर से मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, या तो मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगा जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरण बोलते हैं, या फिर ये आपको किसी को देखकर बाहर से मिलेगा, कोई आपको करेगा मोटिवेट, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा इसने ये वाला काम किया तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। जब सामने वाले ने सीटेट निकाला है तो हम भी ये सीटेट निकाल सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट टर्म है, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरा होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। मैंने इसमें डुअल लैंग्वेज का प्रयोग करा है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसा इंग्लिश वाले बच्चे ना सोचें कि ये पूरा हिंदी में कंटेंट है, हमारे किसी काम का नहीं है, और ना ही हिंदी वाले बच्चे सोचें कि ये इंग्लिश में हमारे किसी काम का नहीं है। मैं दोनों लैंग्वेज का इसमें यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है पेपर में आपको दोनों लैंग्वेज को ही देख के चलना है, एक लैंग्वेज के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। चलिए देखिएगा, अब सारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब बच्चा डाइवर्जेंट होता है मीन्स अलग अलग तरह की चीज़ें, जब बच्चा अलग अलग तरह का सोचता है, ठीक है, तो बच्चा उस समय फिर कैसा होता है, वो क्रिएटिव हो जाता है। मीन्स बच्चे को एक हमने क्वेश्चन दिया, उसने हमारे जैसे तरीके से ना करके उसने अलग तरीके से कर दिया, तो वो किस तरह का चिंतन कर रहा है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, मीन्स अपसारी चिंतन कर रहा है। तो इस तरह के बच्चे को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक बालक कहते हैं, और जो वो चिंतन करता है उसको हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। अब हम कन्वर्जेंट की बात करें, हमने जो क्वेश्चन दिया बच्चा उसी तरह से उसने भी क्वेश्चन को कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं सामान्य बालक, और जो उसने चिंतन किया उसको सामान्य चिंतन बोलते हैं। इसी को हिंदी में अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक भी इसके अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन को हम बोलते हैं एक्विजिशन और भाषा अधिगम को हम बोलते हैं लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक दो प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे पेडागोजी में। तो देखिए भाषा अर्जन क्या है कि भाषा अर्जन हम कहाँ से करता है, बच्चा कहाँ से करता है, समाज से करता है। दूसरा अनुकरण करके देखता है, मीन्स सामने वाला जिस बात को कहता है बच्चा भी उसको रिपीट करता है, जिसे हम बोलते हैं अनुकरण। तीसरा बच्चा मातृभाषा को सीखता है। भाषा अर्जन ज़्यादातर मातृभाषा में करता है क्योंकि उसके आस पड़ोस का माहौल ही मातृभाषा में बातचीत करने वाला है, तो वो भी अपने आप मातृभाषा सीख जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह का माहौल होगा उसी तरह से बच्चा भी भाषा को यूज करेगा। चाहे मान के चलिए, चाहे वो यूके लंदन की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, चाहे अपने भारत की बात करें, अमेरिका में जब बच्चे का जन्म होगा तो वो अपने आप इंग्लिश बोलना ही सीखेगा और अपने भारत में हिंदी बोलना सीखेगा। अब नेक्स्ट परिवार। भाषा अर्जन बच्चा कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। ये स्वाभाविक होता है, सहज होता है, इसे विद्यालय से पहले सीखा जाता है और इसे बिना किताब के सीखा जाता है। अब वहीं अगर हम लर्निंग की बात करें, अधिगम की बात करें, तो ये जो अधिगम होता है ये किताबों की हेल्प से सीखा जाता है, ये स्कूल में सीखा जाता है, ये बाल साहित्य से सीखा जाता है और ये द्वितीय भाषा के रूप में सीखा जाता है। अब जब द्वितीय भाषा के रूप में सीखा जाता है तो उसे कौन सिखाएगा, कक्षा में शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है, विद्यालय जाने पर सिखाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। पाठ्य पुस्तक से सीखा जाता है, इधर बिना किताब के सीखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाषा कौशल, जिसे हम लैंग्वेज स्किल बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। तो भाषा कौशल हम कितने तरह से करते हैं, एक तो हम सुन के करते हैं, बोल के करते हैं, पढ़कर करते हैं और लिख कर करते हैं। इसका चाहो तो ये रूल याद कर लेना, LSRW। L हो गया लर्निंग, S स्पीकिंग, R हो गया आपका रीडिंग और W हो गया राइटिंग। अब ग्रहणात्मक कौशल, हम किसी बात को ग्रहण कैसे करते हैं, आप खुद बताओ। या तो हम किसी बात को सुनेंगे वो हमारे अंदर जाएगी, या फिर किसी बात को हम पढ़ लेंगे वो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। तो इसलिए ये दोनों हमारे किसके अंडर में आते हैं, ये ग्रहणात्मक कौशल के अंदर में आते हैं। अब जब हम अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात करें, हम किसी बात को प्रकट किस तरह से कर सकते हैं, आप खुद बताओ। या तो हम बोल के करेंगे या फिर हम लिख के करेंगे ताकि सामने वाला उसे पढ़ ले। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ये जो भी चारों कौशल हैं ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। बताइए जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। अगर मान के चलिए अगर हमें सुनना नहीं आ रहा तो हम फिर क्या बोलेंगे,
और क्या लिखेंगे जब हमें पता ही नहीं है हमने क्या सुना है, या फिर हमने बोलना नहीं आ रहा, तो फिर हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे लिख के कर देंगे, मान के चलो हमें लिखना भी नहीं आ रहा, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो इसलिए चारों कौशल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो आपका सुनने वाला है, जिसे हम श्रवण कौशल बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौशल यही है, ये सभी कौशलों का आधार है। और पठन कौशल में सबसे ज़रूरी अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना होता है। ये तो आपको मैंने बता दिया पहले ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य। भाषा प्रयोग विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, और भाषा सिखाने का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। मीन्स बच्चे ने जो भाषा सीखी है उसके माध्यम से वो अपने अंदर अपनी उसको पॉइंट्स को दूसरों के सामने व्यक्त कर सके। मान लो उसको भूख लगी है तो मांग सके हाँ हमें खाना चाहिए, तो वो बोलकर। तो ये भाषा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, दूसरा, भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये पोर्टफोलियो क्या है इसको मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, या फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये पोर्टफोलियो क्या होता है, या फिर वेट करिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में खेल अधिगम को विस्तार देना, और उसके बाद लेखन कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। लेखन कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है विचारों की अभिव्यक्ति। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा विविधता की अगर हम बात करें, बहुभाषिकता, आपने देखा होगा एक क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आपको मिल जाएंगे। मान के चलिए कोई पंजाब का है तो पंजाबी भाषा बोलेगा, मान के चलिए अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ मान के चलिए कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई पंजाबी भाषा में बात कर रहा है। अलग अलग भाषा में आपको बात करने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा भारत पूरा कैसा है, बहुभाषिकता वाला प्रदेश है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ क्या है अलग अलग धर्म मतलब अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके बच्चों भी अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे। तो हमें इसको क्या करना है, हमें ये बहुभाषिकता को समस्या नहीं समझनी, हमें उसको एक अवसर के रूप में देखना है कि बच्चा अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को अपना दोस्त बनाएगा, उनसे अलग अलग भाषाएं सीखेगा। तो इसे हमें अवसर देखना है, ना कि समस्या देखना है। जहाँ ऑप्शन में समस्या आएगा तो वो ऑप्शन नेगेटिव होगा, जहाँ अवसर के बारे में बात होगी वो पॉजिटिव होगा। तो जो बहुभाषिकता होती है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, संज्ञानात्मक विकास को संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, बच्चे के अधिगम में वृद्धि करती है। अब हम शिक्षक सहायक सामग्री के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। चलिए देखिएगा, तो शिक्षक की जो सहायता करने वाली जो सामग्री होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है दृश्य सामग्री, जिससे बच्चा देखकर सूचना या फिर ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसमें हमारा प्रोजेक्टर आ जाएगा। अब लेकिन जो प्रोजेक्टर उसमें आवाज़ भी होती है, तो इसलिए हम उसे खाली दृश्य सामग्री में ना रख के हम उसे दृश्य श्रव्य सामग्री में रखेंगे। दृश्य सामग्री इसमें आपका बोर्ड आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड हुआ, वाइट बोर्ड हुआ। श्रव्य सामग्री में बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है वो सुनकर ज्ञान या सूचना को प्राप्त करता है। अब जैसे इसमें हमारा रेडियो आएगा, ना कि टेलीविज़न आएगा। टेलीविज़न में क्या होता है, चित्र भी आते हैं, आवाज़ भी आती है, तो वो किस में आएगा, दृश्य भी श्रव्य में सामग्री में आएगा। खाली श्रव्य सामग्री में बात करें तो इसमें हमारा रेडियो आएगा। मैंने आपको बोल रखा है आप नोट्स बनाएं तो साथ में वीडियो के साथ में बनाएं, क्योंकि जो मैं ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। और दृश्य श्रव्य में आपका क्या आएगा, जिसमें बच्चा देखकर व सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे आपका टेलीविज़न हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे माध्यम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। चलिए देखिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आप प्रायोरिटी देंगे प्रिंट समृद्ध परिवेश। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ कहीं इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट दिख जाए ना वही ऑप्शन होगा आपका। प्रिंट समृद्ध परिवेश आपने देखा होगा, बच्चों की जो बुक्स वगैरह होती हैं बाकायदा कलर प्रिंटेड होती हैं, बाकायदा चित्र बने होते हैं, तो बच्चा क्या करता है उनको देखकर उसको अभिप्रेरणा मिलती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा उसके मन में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
सेकंड बात करें सामाजिक अंतःक्रिया या फिर गतिविधियाँ, बच्चा अगर आपस में अंतःक्रिया कर रहा है, मीन्स अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा है, उनके साथ घुल मिल रहा है, तो उससे वो भाषा सीखने में वो सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बाल साहित्य की बात करें, आपने देखा होगा बच्चों की जो किताबें होती हैं वो बाकायदा बच्चों के प्रति ही बनाई जाती है, उन्हीं की तरह से उन्हें बच्चों वाली ही कहानियाँ मिलती हैं, तो बच्चा क्या करता है उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, तो इससे भी बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट बात करें भाषा की पाठ्य पुस्तक में या पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म्स है नंबर 1 विविधता, विभिन्नता, विभिन्न रंगतें और वैविध्य, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिखना एक तरह की बातचीत है, बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं, यहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ आपको जन्म से ही लगाना है। जब बच्चे का जन्म होते हैं तो वो पहले से ही बहुभाषिक होते हैं, जन्म लेकर ही बहुभाषिक उत्पन्न होते हैं, मीन्स जिस परिवेश में उनका जन्म होगा उस तरह की भाषा अपने आप अर्जित कर लेंगे। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है, इनके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे कि पावलोव तथा स्किनर, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो पावलोव स्किनर ने क्या बताया है कि बच्चे के अंदर नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है, बच्चे को नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। तो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 2 वर्ड हैं पावलोव और स्किनर, यहाँ भी 2 टर्म है नकल व रटना, तो 2 लोगों ने 2 चीज़ें बताई, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। चॉम्स्की की अगर हम बात करें, जो हमारे चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बताया कि बच्चे के अंदर जो भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं एक स्टार दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने क्या बताया है, संज्ञानात्मक तंत्र, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो जहाँ भी जीन पियाजे आए वहाँ संज्ञानात्मक विकास अगर दे रखा ऑप्शन में वो लगाइएगा, या फिर अंतःक्रिया दे रखी हो वो लगाइएगा, ये इसका की पॉइंट्स है पियाजे का, ये आप नोट कर लीजिएगा। और वाइगोत्स्की का मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ भी समाज आएगा, परस्पर अंतःक्रिया आएगी, तो वहाँ आप वाइगोत्स्की का यूज करेंगे। देखो इसमें भी समाज, इनका जो कथन है वहाँ यही वर्ड्स मिलेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पर बताए थे, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये वाइगोत्स्की का कथन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यही हमारी साइकोलॉजी एंड होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तो जिससे मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे नोट्स लेकर आऊँ। अगर आप इसमें सब्सक्राइबर्स वगैरह को नहीं बढ़ाते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं जो आपको समझ में आता है, या इसको आगे तक नहीं पहुंचाते हैं, तो मुझको भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और जब मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए भी इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए।